यूपी टेट की तैयारी करने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार। आज हम साइंस और मैथ का जो पेपर हल कर रहे थे, पिछले पेपर में हमने कुछ प्रश्नों को हल किया था। आज हम पार्ट 2 पर जो बचे हुए प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26वां क्या कहता है? कोई प्राकृतिक संख्या m के लिए गुणनफल m+2 m+4 हमेशा विभाजित होगा। तो जो दिया गया व्यंजक है m+2 m+4, तो सबसे पहले हम m की जगह 1 2 3 4 रख करके चेक करेंगे। तो सभी को रखने पर, पहले वाले को रखने पर क्या प्राप्त हो रहा है 1 × 3 × 5, दूसरे में 2 × 4 × 2 × 3, तीसरे में 3 × 5 × 7, जो कि इसमें ये सभी 3 का मल्टीपल प्राप्त हो रहा है। तो ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा। इसके बाद सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है 9/7 की पावर 3 49/81 2x - 6 7/9। तो इसमें क्या कर सकते हैं? तो इसमें सबसे पहले पावर सबकी निकाल लेंगे, पावर वो कर लेंगे 2x - 6 की पावर निकालेंगे, देंगे तो कैसे करेंगे? तो 7 अपॉन 9, तो 9/7 और 49 81 है, तो ये भी 7 का स्क्वायर हो जाएगा और 9 का स्क्वायर कर देंगे, मतलब सबकी घातें वो कर आपस में इक्वल कर देंगे। 7/9 4x - 12 = 7/9 = 12। गुणे में पावर क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं, अर्थात 9 + 3 = 12। जब तुलना करने देंगे 4x - 12 बराबर 4x - 12 = 12, यानी 4x बराबर 4x - 12 बराबर 12। 12 उधर जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा तो 24 हो जाएगा। 4 का भाग दे देंगे तो यक्स आंसर आ जाएगा, 4 × 6 = 24। अगला सवाल क्या कहता है? कहता है एक छाता 2 विभिन्न रंगों के 10 त्रिभुजाकार कपड़े के टुकड़ों को सिलकर बनाया गया है। प्रत्येक टुकड़े का माप 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। छाता बनाने के लिए प्रत्येक रंग के कितने कपड़े की आवश्यकता है? तो सबसे पहले इसको कैसे निकालेंगे? छाता में प्रयोग किए गए रंगों की संख्या कितनी है? तो रंग कितने हैं? 2 हैं, ठीक। छाता में प्रयोग कपड़ों के टुकड़ों की संख्या कितनी है? 10। अतः प्रत्येक रंग के टुकड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 का भाग दे देंगे, 5 हो जाएगी। छाता में प्रयोग प्रत्येक कपड़ा त्रिभुजाकार है तो भुजाओं की माप हो जाएगी, अर्थात अब त्रिभुज का सूत्र लगा लेंगे 50 50 20। तो हीरो सूत्र लगा लेंगे √s s - a s - b s - c s बराबर a + b + c / 2। भुजा रख करके इसका मान निकालेंगे, भी क्षेत्रफल निकाल दिए। क्षेत्रफल एरिया हमको पता चल गया, क्योंकि प्रत्येक रंग के टुकड़ों की संख्या कितनी है? 5 टुकड़े हैं और एक का कितना भी हमने एरिया निकाला 200√6 और 206 का टुकड़े कितने थे? 1 2 3 4 5 थे। 5 का गुणा करा देंगे तो एक टुकड़े का एरिया में इतना कलर है, तो टोटल प्रत्येक रंग के कितने कपड़ों की आवश्यकता होगी? तो 1000√6 हो जाएगा। इसके बाद है ax² + bx + c बराबर 0।
का एक मूल है, दूसरे मूल का व्युत्क्रम हो तो निम्नलिखित में से क्या सही है? तो मूलों का योगफल, तो सूत्र लगा दीजिए। माना द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 है। तो मूल अल्फ़ा और एक मूल अल्फ़ा होता है तो उसका व्युत्क्रम 1/अल्फ़ा हो जाएगा। तो मूलों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है? c/a यानी अचर पद बटे x² का गुणांक। तो मूलों का गुणनफल अल्फ़ा × 1/अल्फ़ा = c/a। अल्फ़ा अल्फ़ा कट जाएगा तो a बराबर क्या हो जाएगा? c। कौन सा विकल्प है? सी नंबर। मैथ का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद साइंस के 3 क्वेश्चन होंगे। साधारण ब्याज का सूत्र SI बराबर मालूम है PRT/100। तो सबका सवाल क्या कहता है? एक मूलधन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में अपने का 2 गुना हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, R निकालना है। तो ठीक है, एक मूलधन अपने ब्याज की दर से 10 वर्षों में अपने का 2 गुना हो जाता है। तो इसका मिश्र धन क्या हो जाएगा? मूलधन प्लस ब्याज। माना मूलधन 100 रुपये है तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? भाई मूलधन 100 रुपया है, तो साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में अपने क्या हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। तो मिश्र धन 2x हो जाएगा। दस वर्षों में अपने का 2 गुना हो जाता है। तब सूत्र लगाएंगे, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मिश्र धन बराबर A बराबर मूलधन और फिर RT/100 + 1। ये मिश्र धन का सूत्र लगाया गया है। फिर दर बराबर कर लेंगे, कट पिट करके वैल्यू रख देंगे तो 10% आ जाएगा। इसके बाद साइंस के क्वेश्चंस। यदि x1 लंबाई के वस्तु का उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब x2 लंबाई का हो तो क्या होगा? अब दर्पण कौन सा है? उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण के सामने मान लो फिगर बनाते हैं तो x1 लंबाई की वस्तु चाहे जहाँ पर स्थित हो उसका प्रतिबिंब x2 सदैव दर्पण के पीछे ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य बनता है और प्रतिबिंब हमेशा सीधा, आभासी और वस्तु से छोटा होगा। तो याद रखिएगा, उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब जहाँ सिर्फ छोटा हो जाएगा अर्थात x बड़ा होगा। तो x बड़ा है तो C नंबर हो जाएगा। ऊष्मा की SI इकाई क्या होती है? जूल, सबको मालूम है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका प्रवाह अधिक ताप की वस्तु से कम ताप की ओर होता है। ऊष्मा का SI मात्रक ऊर्जा की तरह जूल होता है, परंतु व्यवहार में कैलोरी, किलो कैलोरी और ब्रिटिश ऊष्मीय मात्रक आदि भी प्रयुक्त होते हैं। माध्यम में ध्वनि की तरंगों की प्रकृति क्या होती है? जब धा से ध्वनि आ जाए तो ये याद रखिएगा, अनुदैर्ध्य होती है, केवल अनुदैर्ध्य, B नंबर। माध्यम में ध्वनि तरंगों की प्रकृति केवल अनुदैर्ध्य होती है। चूँकि ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंगे हैं अतः ये सभी माध्यम ठोस, द्रव एवं गैस में संचरण कर सकती हैं। निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं हो पाता क्योंकि माध्यम अनुपस्थित होता है। एक एंगस्ट्रॉम का मान क्या होता है? तो 10 की घाते कितना होता है? 10 की घात एक एंगस्ट्रॉम में, तो वैसे 10 की घाते 10 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रॉम में 10 की घाते -10 मीटर होता है, लेकिन इन्होंने माइक्रोन में पूछा है। तो अब क्या करेंगे? तो एक माइक्रोन में क्या हो जाता है? 10 × 10 = 1 × 10 × 10 = 1 × 10 × 10 = 1 × 10 × 10 = 1 × 10 × 10 = 1 × 10 × 10 = 1 × 10 × 10 = 1 × 10 × 10 = 1 × 10 × 10 = 1 × 10 × 10 = 1 × 10 × 10 = 1 × 10 × 10 = 1 × 10 × 10 = 1 × 10 × 10 = 1 × 10 × 10 = 1 × 10 × 10 = 1 × 10 × 10 = 1 × 10 × 10 = 1 × 10 × 10 = 1 × 10 × 10 = 1 × 10 × 10 = 1 × 10 × 10 = 1 × 10 × 10 = 1 × 10 × 10 = 1 × 10 × 10 = 1
एक एंगस्ट्रॉम का मान क्या होता है? एक एंगस्ट्रॉम लंबाई मापने के लिए मिक्रोन से भी छोटा मात्रक है। इस मात्रक का उपयोग प्रकाश के तरंग दैर्ध्य अणुओं और परमाणुओं के आकार को व्यक्त करने में किया जाता है। इसका प्रतीक ए है। चूँकि एक माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁴ मीटर होता है। तो यहाँ पर एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है, लेकिन ऑप्शन में ये नहीं दिया गया। माइक्रोन में पूछा गया तो माइक्रोन में 10⁻⁴ माइक्रोन बताएंगे। ध्वनि की तरंग की चाल अधिकतम किसमें होती है? तो मालूम है इस्पात है क्या? स्टील। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। कोई भी माध्यम जितना भी प्रत्यास्थ होगा ध्वनि की चाल उसमें उतनी ही अधिक होगी। अतः इस्पात में ध्वनि की चाल 25 सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक 5960 मीटर पर सेकंड होती है। निम्नलिखित में से कौन सा जलीय ब्रायोफाइट है? तो रिक्सिया फ्लूटेंस, जिसका सामान्य नाम फ्लोटिंग क्रिस्टल वार्ट है। यह तालाबों में तैरता हुआ पाया जाता है। पूर्ण स्तंभ परजीवी कौन सा है? तो ये अमरबेल है। पौधों में होने वाली घटनाओं का मिलान करें। तो पौधों में होने वाली घटनाएं कौन कौन सी होती? जैसे जल का अवशोषण किसके द्वारा किया जाता है? जल का अवशोषण मूलड्रोम के द्वारा किया जाता है। खनिज का अवशोषण कौन करता है? तो खनिज का अवशोषण कौन करेगा? एपिब्लेमा। जल का परिवहन याद रखेगा जाइलम और खनिज का परिवहन फ्लोएम। स्थानिक जातियां क्या होती हैं? स्थानिक जातियां वे पौधे और जंतु जो केवल एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये क्या कहलाती हैं? स्थानिक जातियां। इसके बाद पौधों में मादा जननांग के भागों का व्यवस्थित क्रम क्या होता है? वार्तिकाग्र, वार्तिका, अंडाशय और पुष्पासन। कैल्सिनेशन कौन प्रदर्शित करता है? तो MgCO3, MgO, CO2 ये कैल्सिनेशन प्रदर्शित करते हैं। कौन सी रंगहीन गैस लेड एसीटेट पेपर को काला कर देती है? तो लेड एसीटेट पेपर को काला करने वाली हाइड्रोजन सल्फेट एक रंगहीन गैस होती है, जो हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ क्रिया करने पर एसीटेट पेपर को काला कर देती है। इलेक्ट्रॉन स्नेही वह विकर्मक अणु या अथवा धनावेशित आयन जो इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करते हैं? ग्रहण करने का कार्य करते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही न्यून इलेक्ट्रॉन धनायन अणु होते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से होंगे? पहला BF3, IF7, CO2 और PCl5। ये सभी क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही कहलाते हैं। निम्नलिखित में से नाभिक स्नेही योगज अपक्रिया के लिए सबसे अधिक क्रियाशील कौन होगा? वह योग अपक्रिया जिसमें कार्बनिक अणु के कार्बन ऑक्सीजन युग्म बंध पर नाभिक स्नेही अभिकर्मक का योग होता है। नाभिक स्नेही योग अपक्रिया कहलाती है। तो नाभिक स्नेही योगज अपक्रिया के लिए सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा होगा? NO2CHO होगा। आवर्त सारणी के एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? विद्युत ऋणात्मकता का मान में कमी आती है। एटॉमिक त्रिज्या में वृद्धि होती है। आयन एंथैल्पी के मान में कमी होती है। A, B, C तीनों हो गए। आवर्त सारणी में किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकताएं नियमित रूप से घटती हैं, क्योंकि परमाणु त्रिज्याएं क्रमशः बढ़ती हैं। किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर
जैसे जैसे तत्वों का परमाणु क्रमांक बढ़ता है वैसे वैसे तत्वों की परमाणुविक त्रिज्याएं भी बढ़ती हैं। तो परमाणु क्रमांक के बढ़ने पर क्या हो जाता है, त्रिज्याएं बढ़ती जाती हैं। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर आयनन एंथैल्पी के मान में क्या होती है, कमी आती है। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? तो वे तरंगे जिन्हें संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है तथा जो निर्वात में भी संचरण कर सकती हैं वो विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहलाती हैं, जैसे गामा किरणें, यक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, अवरक्त किरणें, सूक्ष्म तरंगे आदि। परस्रव्य तरंगे 20,000 से 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली तरंगों को परस्रव्य तरंगे कहते हैं। इन्हें मनुष्य के कानों द्वारा नहीं सुना जा सकता, परंतु कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि इन्हें सुन सकते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय भूमध्य रेखा का नत्य कोण का मान कितना होता है? 0 डिग्री होता है। किसी स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज तल के साथ जितना कोण बनाता है उसे उस स्थान का नति कोण या नमन कोण कहते हैं। पृथ्वी के भौगोलिक ध्रुवों पर नमन कोण का मान 90 डिग्री, तो याद रखिएगा, भौगोलिक ध्रुवों पर नमन कोण का मान 90 डिग्री व भूमध्य रेखा पर 0 होता है। और पेपर में क्या पूछा गया है कि भूमध्य रेखा पर कितना होगा। डेसिमल किसका मात्रक है? तो डेसिमल किसका होगा? शोर के तरंग दैर्ध्य, गलत। वाद्य यंत्र, ये हुआ गलत। तो सीधा किसका हो जाएगा? ध्वनि स्तर की एक माप है डेसिमल, इसे ध्वनि स्तर की तीव्रता मापी जाती है। 80 dB से अधिक तीव्रता की ध्वनि प्रदूषण कहलाती है, जो कानों पर विपरीत प्रभाव डालती है। किरचॉफ द्वारा धारा के किस संरक्षण पर आधारित? तो धारा आवेश से संबंधित होती है, आवेश है चार्ज पर आधारित होती, करंट। ठीक है, किरचॉफ करंट लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ द आवेश। इस नियम के अनुसार किसी परिपथ की ओर आने वाली धाराओं का योग उस परिपथ से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। इस नियम को किरचॉफ के संधि नियम या किरचॉफ के बिंदु नियम और किरचॉफ का प्रथम नियम भी कहते हैं। किरचॉफ का धारा नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है। द्रव्यमान के कण की गतिज ऊर्जा ई है, तो इसका संवेग क्या हो? तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 1/2 mv²। संवेग का सूत्र होता है P बराबर mv, तो mv तो E बराबर 1/2 v², तो v² बराबर 2E/m निकाल लेंगे। v बराबर 10 माना जाएगा, तो v का मान हम सेकेंड वाले इक्वेशन पर रखने पर हमको क्या प्राप्त होगा? साथियों 2me प्राप्त होगा। इसको रख लेंगे। अयस्क कॉपर पायराइड का सांद्रण सल्फाइड विधि से किया जाता है। कहाँ पर है? इसमें फेन प्लॉन विधि कहलाती है। क्या कहलाती है? फेन प्लॉन विधि कहलाती है। इसके बाद कार्बन की संख्या क्या है? कार्बन की संख्या नंबर ऑफ 3 कार्बन इन 2 मेथिल 1 प्रोपाइल इन, यानी 2 मेथिल 1 प्रोपेन में कार्बन क्या हो सकता है? इसको चित्र 2 मेथिल बना लें, मतलब 1 कार्बन 2 कार्बन, तो 3 कार्बन की संख्या 2 मेथिल है ना, तो 2 पर मेथिल हो जाएगा, है 1 2 मेथिल प्रोपेन, 3 कार्बन की संख्या क्या होगी? तो 3 कार्बन परमाणु से जुड़े कार्बन परमाणु को तृतीय यानी टर्टरी कार्बन परमाणु या 3 डिग्री कार्बन कहते हैं। 2 मेथिल प्रोपेन में 3 कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या हो सकती है? तो पहले CH3 लगाएंगे, तो 1 डिग्री 3 डिग्री, 3 डिग्री का मतलब 3 कार्बन से जुड़े होने चाहिए। ठीक है, तो 3 डिग्री कार्बन परमाणुओं में संख्या क्या हो जाएगी? 3 मेन जो है 3 डिग्री में कार्बन की संख्या की, 3 डिग्री में एक ही कार्बन होगा, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1।
IUPAC नेम चेक कर लेते हैं। तो IUPAC नेम तो CH3 जिधर से भी इसका काउंटिंग कर लेंगे 1 2 3 तो 2 मेथिल हो जाएगा। पहले तो 2 मेथिल हो जाएगा, 2 मेथिल और क्या हो जाएगा 1 मेथिल एथेन मीथेन प्रोपेन 2 मेथेन और इसके बाद 2 मेथॉक्सी हो जाएगा। प्रोपेन क्या हो जाएगा इसका 2 मेथॉक्सी मेथेन एथेन मीथेन प्रोपेन मेथेन एथेन प्रोपेन 3 कार्बन। तो ये उसी 3 है। तो 1 ये 1 2 3 तो क्या लिख सकते हैं तो 2 पर मेथी 2 मेथॉक्सी और एथेन मीथेन प्रोपेन 2 मेथॉक्सी प्रोपेन कितने कार्बन है कार्बन गिनो 1 2 3 मीथेन एथेन प्रोपेन। कार्बन के पास श्रृंखलन का हेतु बंधन ऊर्जा कौन हो सकता है। तो कार्बन के पास क्या होता है तो कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़कर कार्बन परमाणु की लंबी खुली और बंद श्रृंखलाएं बनाते हैं। किसी तत्व के परमाणु के एक दूसरे से जुड़कर खुली या बंद श्रृंखलाएं बनाने का गुण उसका श्रृंखलित होने का गुण कहलाता है। श्रृंखलित होने की प्रवृत्ति कार्बन से सबसे प्रबल होती है। इस गुण को कार्बन के यौगिकों की संख्या में बहुत अधिक है। यह प्रवृत्ति सिलिकॉन में कम और जर्मेनियम में बहुत कम होती। कार्बन की बंध ऊर्जा उच्च होने के कारण कार्बन में श्रृंखलित होने की प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है। अतः कार्बन के बाद श्रृंखलन हेतु बंध ऊर्जा कौन सा हो जाएगा सिलिकॉन की हो जाएगी। तो सिलिकॉन लगाओ सिलिकॉन। इसका एक मोल का सवाल है। पदार्थ X के n मोलों का पदार्थ Y के n Z मोल में घोला गया है। तो इसके साहिर से सूत्र है कौन सा हो जाएगा ए नंबर में ABC दिया गया है तो ए भी हो जाएगा। पदार्थ X तथा Y के मोल अंशों का योगफल 1 होता है। X के मोल बराबर X के मोल संख्या बटे बिलियन के मोलों की संख्या। इसके बाद होता है मोल Y के मोल अंश बराबर NY अपान NX प्लस NY होता है। फिर मोल ऑफ X नहीं होगा, केवल ABC हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन्स की तरह कार्य करता है। तो कौन सा विटामिन है तो विटामिन डी है, हार्मोन्स की तरह कार्य करता है। अब ये 5 जगत वर्गीकरण विधि के अनुसार बैक्टीरिया और निर्धारित सवाल किस में सम्मिलित किया गया है। तो ये सम्मिलित किया गया है किस में तो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को ये हम मोनेरा में रखते हैं। RH विक्टर ने समस्त जीवों को 5 जगतों में विभाजित किया था। माइकोप्लाज्मा और जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया नीलहरित सवाल ये मोनेरा में आते हैं। शैवाल प्रोटोजुआ ये प्रोटिस्टा में आते हैं। कवक और यीस्ट फंजाई में आते हैं। ब्रायोफाइटा पादप में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक है तो भाई ऊतक कौन सा होता है ब्लड और कैसा है तरल संयोजी ऊतक है। अंडजन की प्रक्रिया में जो अधिकतम हार्मोन होता है उसका नाम क्या होता है तो उसका नाम क्या होता है LH। अंडजन की प्रक्रिया में जो हार्मोन अधिकतम होता है उसका नाम LH है। महिलाओं में ये हार्मोन ल्यूटियोट्रोपिन कहलाता है। महिलाओं में यह एस्ट्रोजन के साथ मिलकर अंडाशय के अणु मुक्त करने के लिए कार्पस ल्यूटिस के निर्माण के लिए गर्भाशय को निषेचित अंडा को ग्रहण करने के लिए तैयार करने हेतु प्रेरित करता है। पुरुषों में यह वृषणों के विकास तथा टेस्टोस्टेरोन के श्रावण को प्रेरित करता है। हिप्पोकैम्पस क्या है एक प्रकार का तो हिप्पोकैम्पस एक प्रकार की मछली है, मीन है। और ये 2019 का पार्ट 2
ख़त्म होता है। ये रिवीजन था। नमस्कार दोस्तों।